नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और इस करंट अफेयर के अंतर्गत जो हमारी बातें होंगी वो हम जनवरी से शुरू करेंगे और अप्रैल तक जाएंगे और ये बात होगी 2023 की। 2022 के जनवरी से लेके दिसंबर तक के करंट अफेयर को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। हर महीने के 20 क्वेश्चन के एवरेज में 240 क्वेश्चन वो हमने डिस्कस किए हैं और ये 4 महीने का जो करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत 80 क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। पहला प्रश्न जो होगा वो जनवरी से शुरू होगा और जो अंतिम प्रश्न होगा वो अप्रैल पे समाप्त होगा। चलिए, पहला प्रश्न हमारा है। इस प्रश्न को आप रीड करेंगे और इसका आंसर देंगे और साथ में मैं आंसर जो बताऊंगा उस आंसर से मिलान करेंगे। सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअली किया गया। ये उद्घाटन कहां से किया गया? ये उद्घाटन प्रधानमंत्री महोदय ने बस्ती से किया था। सांसद खेल महाकुंभ बस्ती से शुरू हुआ। आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहां के जो युवा हैं, उनको अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का एक मंच ये प्रदान करता है। 2 चरणों में इसका आयोजन होना है। प्रथम चरण 10 से 16 दिसंबर के बीच में 2022 में और द्वितीय चरण 28 तारीख तक 18 से 28 तारीख तक 10 दिनों के लिए जनवरी में ये रखा गया। विभिन्न क्षेत्रीय खेलों को ही इसमें रखा जाता है जिससे कि वहां के स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिले। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में किस राज्य की तर्ज पर खेती का सर्वे करने का निर्णय लिया गया? उत्तर प्रदेश में अभी तक जो सर्वे होता था वो अनुमान के आधार पर किया जाता था। यहाँ पर कितना उत्पादन हुआ, कितने क्षेत्र में कौन सी फसल बोई गई, एक अनुमान निकाल लिया जाता था और उसी के आधार पर सारे आंकड़े निकाल के प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान तक को ऐसे ही अनुमानित करके जारी कर दिया जाता था। इस बार प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि कर्नाटक की तर्ज पर यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, ये सर्वे किया जाएगा। किसकी तर्ज पे? कर्नाटक की तर्ज पे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटका की तर्ज पे ये सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बनारस में कैंट स्टेशन से, कहां से? कैंट स्टेशन से कहां तक? गौदौलिया तक। इसके सफर के लिए रोपवे की सुविधा के लिए बजट मंजूर किया गया। तो वो कितना बजट मंजूर किया गया है? बहुत भीड़ भाड़ भरे वाले इलाके में रोपवे एक बहुत ही बढ़िया साधन हो सकता है वहां की जो परिवहन प्रणाली है उसको सुधारने के लिए। तो देश का ये पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे है जो धरातल पर उतारने के लिए अभी कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। यानी कि अभी इसका चल रहा है, तैयारी के फेज में है, अभी इसका प्लानिंग वाला फेज चल रहा है, काम अब स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कैंट स्टेशन से गदौलिया तक का सफर इसमें तय किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मनरेगा की हाजिरी किस ऐप से लगाने की व्यवस्था की गई है? मनरेगा में आप जानते हैं लोगों को रोजगार दिया जाता है, मजदूरी लोग करते हैं, लेकिन उसमें बहुत बार ऐसा आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि बेईमानी कर ली जाती है, प्रधान के द्वारा पैसे खा लिए जाते हैं। तो इसके लिए एक मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है जिसको नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं और ऐप के माध्यम से इसमें हाजिरी लगाने की व्यवस्था की गई है। जो हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने इसको लॉन्च किया। अगला जो प्रश्न है उसका आप जवाब दें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा शुरू की गई ओटीआर प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? ये जो ओटीआर प्रणाली है इसको लखनऊ से एक नई वेबसाइट के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया था और ये तिथि थी 3 जनवरी को इसको शुरू किया गया था। पहले आप फॉर्म भरते थे, हर फॉर्म में आपको डिटेल डालनी पड़ती थी। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहले से भी ये सुविधा दे रखी थी कि अगर पुराना फॉर्म आपने भरा है तो उस डिटेल के आधार पर आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से एक बार आपसे जानकारी ले ली जाएगी और आगे कोई भी फॉर्म आप भरेंगे तो वही जानकारी बार बार काम आ जाएगी, बार बार आपको भरना नहीं पड़ेगा। एक तो ये आपको आसानी होगी, जितना फ्रॉड होता था उस फ्रॉड को रोकने में भी इसमें मदद मिलेगी, पारदर्शिता भी आएगी। सहभागिता योजना का संबंध है, किससे संबंधित है सहभागिता योजना? उत्तर प्रदेश सरकार गोवंश पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने बृहद गौ
आश्रय स्थल के संबंध में एक योजना जो बनाई है, उसमें गौवंश पालन से संबंधित एक सहभागिता योजना है। तो इसका संबंध है गोवंश पालन से। सहभागिता योजना का मतलब यह है कि जो निराश्रित गोवंश है उसको अगर कोई पालता है तो उसको 900 रुपये मासिक देने की बात की गई है कि पर मंथ हम 900 रुपये देंगे, जिससे कि उसको जो चारे की व्यवस्था करनी है, जो भी अन्य खान पान की व्यवस्था करनी हो जाए। हालांकि ये पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन न मिलने से तो अच्छा है ही है, जिससे कि। और दूसरी बात, सहभागिता योजना में ये भी किया जाएगा, अब एक ऐसा मॉडल बनाया जाएगा कि इसका प्रोडक्ट भी वो लोग बेच सकें, अच्छा पैसा मिल सके। तो लोग जो खुले में पशु इधर उधर घूमते रहते हैं, इस पे रोक लगाने में मदद हो पाएगी, लोग इसमें रुचि दिखाएंगे। मिशन प्रोटेक्टर, कारों के लिए एक सुरक्षा सेटअप, ये बनाया है दाक्षायणी पांडे ने। तो दाक्षायणी पांडे कहाँ की रहने वाली है? इनको क्या किया गया है, कैलिफोर्निया में एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां पर स्कॉलरशिप दी गई है, 12वीं की पढ़ाई अभी करने ये गई है। इन्होंने जो मिशन प्रोटेक्टर बनाया है, ये एक आप कह सकते हैं सेफ्टी सेटअप है, जो कि वाहनों में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के बढ़ने के साथ ही सक्रिय हो जाता है, कार की खिड़की को खोल देता है, अंदर ताजा हवा आने लगती है। तो कार जो है अगर चल रही है और उसके शीशे बंद हैं, तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जमा हो जाती है, कई बार सफोकेशन होने लगता है, कई बार लोग फील करते हैं, कई बार नहीं फील करते हैं। तो अपने आप अगर विंडो खुल जाए, बाहर से ताजी हवा आ जाए, या अलर्ट मोड में कुछ आपको इंडिकेशन होने लगे, तो ये आसान हो जाएगा। और ये रहने वाली मऊ की है, तो ये सेफ्टी फीचर इन्होंने बनाया, इस पे काम किया है। कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला प्लांट एनटीपीसी द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में निर्मित किया जा रहा है? तो ये निर्मित किया जा रहा है कहां पर? वाराणसी में। और ये करेगा क्या, जब इसको आप 600 टन कोयला कचरा देंगे, तो 600 टन कचरा लेके ये 300 टन क्या बनाएगा? 300 टन कोयला बना देगा। कोयला बना के, अब कोयला आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और एक स्थान पड़ता है रमना, तो रमना स्थान पड़ता है वाराणसी में, वहीं पर यह प्लांट लगाया गया है। अगला जो सवाल है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा दिया गया? मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा 68वें फिल्म पुरस्कार में दिया गया है उत्तर प्रदेश को। यहां पर जो भी वेब सीरीज निर्मित होंगी, वेब सीरीज पर 50% तक की सब्सिडी, वेब फिल्मों की लागत पर 25% तक की छूट, ये सब देने का प्रावधान भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, ये घोषणाएं की हैं। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा भी इनको दिया गया है। सुनील शेट्टी ने इनसे मुलाकात की थी, ये भी कहा था बॉलीवुड बायकॉट का जो टैग लगा है उसको हटाने में आप हमारी मदद करिए। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो सवाल है, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ वाराणसी से किया गया। इसमें 50 पर्यटन स्थलों की यात्रा की गई। 50 जो पर्यटन स्थल हैं, इनकी यात्रा कितने दिनों में की गई? तो ये 51 दिनों में की गई। 51 डेज में ये यात्रा पूरी हुई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कितनी नदियों को इसने क्रॉस किया, तो ये 27 नदियां थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कितनी किलोमीटर की यात्रा की गई, तो ये यात्रा की गई है 3200 किलोमीटर की। इसके अंतर्गत ये यात्रा की गई है 3200 किलोमीटर की, है ना। और ये जो गंगा विलास है 62 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है, बड़ा है काफी। इसमें अच्छी व्यवस्था की गई है। 36 पर्यटकों की क्षमता है इसकी। 18 स्वीट इसमें है। एक स्वीट में लगभग 2 लोग इसमें रहेंगे, और लोगों को घुमाने का काम इसने किया। एक प्रश्न बताइएगा, किस देश के पर्यटक सबसे पहले इसमें गए थे? मैंने पहले डिस्कस किया है। देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर निम्नलिखित में से कहां खोलने की योजना है? स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर, और ये खोला जाएगा कहां पर? बीएचयू में, बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी है वहां पर इसको खोला जाएगा। और बीएचयू ट्रामा सेंटर देश का पहला ऐसा ट्रामा सेंटर बनेगा जो एडवांस केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल पाएगा, और वहां पर ब्रेन, स्पाइन, न्यूरो संबंधित जो गंभीर बीमारियां हैं उनका इलाज संभव हो पाएगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में 2020-21 में लगभग कितने क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया गया? इस क्वेश्चन को थोड़ा सही कीजिएगा। जनवरी में भी मैंने डिस्कस किया था, आंकड़ा इसमें गलत लिखा है, 8.83 लाख हेक्टेयर, ये सही होगा। यहां पर 10.83 कर दीजिए। इतने लाख हेक्टेयर में बोया गया। मोटा अनाज के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? क्योंकि मोटे अनाज पे बहुत सरकार ध्यान दे रही, तो आपसे पूछा जा सकता है ज्वार, जौ, बाजरा, कोदो, ये सब आता है, सावा, मड़वा, ये सब सारी चीजें इसमें आती है। बी ऑप्शन पे यहां पर कर लीजिएगा,
10.83 हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर इसमें कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, यश भारती सम्मान की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली विभूतियों को किस पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया? पहले यश भारती नाम था, पूछ लिया जाए अब इस पुरस्कार का नाम क्या है, तो इसका नाम रखा गया है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। इसके अंतर्गत 11 लाख रुपए का पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार देती है। नाम बदल गया है, बाकी सारी चीजें वही हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो पहले यश भारती था वही अब उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान हो गया है। अगला जो सवाल है उस सवाल का जवाब दे। जनवरी 2023 में कालिंजर दुर्ग में 10वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली हैं। किस जिले में यह स्थित है? यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति मिली, यहाँ पर लक्ष्मी जी की भी मूर्ति मिली है, यहाँ पर देवी देवताओं अन्य की बहुत सारी, भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, शिवलिंग भी मिला है, गणेशा की मूर्ति भी मिली है। और कालिंजर दुर्ग स्थित कहाँ पर है? बांदा में, है ना। यहाँ पर कई सरोवरों की पहचान की गई है कि सरोवर भी यहाँ पर रहे होंगे। और यहाँ पर मतलब इसको एक पौराणिक स्थल के तौर पर आप जान सकते हैं। औरंगजेब, भारत पर राज करने वाला 6वां शासक औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाना जाता था। 15वीं 16वीं शताब्दी में जब उसका शासन था तो उसने बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा था। मूर्ति भंजक इसी कारण से उसको कहा जाता था। तो हिंदू धर्म की मूर्तियों को वो खंडित करा देता था। तो माना जा रहा है कि उसी समय 15वीं 16वीं शताब्दी में ये कारनामा यहाँ पर उसने किया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ज्योति शुक्ला हैंडबॉल, मोहम्मद आरिफ हॉकी, सुहास एलवाई पैरा बैडमिंटन, मनीष भाटी बैडमिंटन। यहाँ पे जो ये आपसे नाम दिए गए हैं और सुमेलित करने की बात या पहचानने की बात की जा रही है, ये उत्तर प्रदेश दिवस पर लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड के विजेता लोग हैं। इनको ये अवार्ड दिए गए थे। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो दिया गया था उसमें ज्योति शुक्ला को हैंडबॉल के लिए दिया गया था। ज्योति शुक्ला को 2021 का ये पुरस्कार दिया गया, हैंडबॉल से ये रिलेटेड है। नेहा कश्यप को भी दिया गया था 2021 का, उनको वुशु के लिए दिया गया था। मोहम्मद आरिफ हॉकी से, सुहास अलवाई ये पैरा बैडमिंटन, ये IAS भी हैं, पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। मनीष भाटी ये वुशु से रिलेटेड है। यहाँ पे बैडमिंटन गलत दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद आरिफ का संबंध कहाँ से अगर पूछ लिया जाए तो इनका संबंध है गोरखपुर से, ठीक है। और बाकी सुहास अलवाई की जहां तक बात की जाए तो सुहास अलवाई का जो शायद एड्रेस वहां पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है लखनऊ का। कहां से? लखनऊ का। अगला जो प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए चयनित उत्तर प्रदेश की 7 जो विभूतियां हैं उनमें से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? किसके लिए? पद्मश्री के लिए। पद्मश्री पुरस्कार जो दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के, इसमें 7 लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं, है ना। 7 विभूतियों में कौन शामिल नहीं है? एक पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है मुलायम सिंह यादव को, और ये पुरस्कार इनको दिया गया है मरणोपरांत। अब ये मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, इनका निधन हो गया था अक्टूबर में 2022 में। तो 10 अक्टूबर को 10 या 11 को हुआ था, 10 तारीख को शायद, देख लीजिएगा, डेट आपसे पूछी नहीं जाएगी। तो इनको पद्म विभूषण दिया गया, यहाँ पे पद्मश्री पूछा जा रहा है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने लोगों को इस बार दिया गया, उत्तर प्रदेश के कितने शामिल थे, तो 7 इसमें पद्मश्री और 1 पद्म विभूषण। अगला जो सवाल है, बिजली कनेक्शन की संख्या की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम, यानी कि सबसे ज्यादा बिजली कनेक्शन का है, उसके बाद ऐसे आपको क्रम से सजाना है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये क्रम है, ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। अगला जो सवाल है उसको आप बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पशु और नस्ल के बारे में ये युग्म है, आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें सही है। हुआ क्या है, अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो जो उसके अंतर्गत कार्य करता है, उसने 3 नए मवेशियों जिसमें 1 भैंस है, 3 बकरियां हैं, 3 सुअर शामिल हैं, तो इनको नई नस्लों के अंतर्गत पंजीकृत किया है। 3 प्रकार के, ये 10 हैं जिनको पंजीकृत किया है। तो अभी जो है स्वदेशी नस्लों की कुल संख्या पंजीकरण के बाद में 212 हो गई है। तो इसमें जो अलग अलग ये दिया है, भैंस ये पूर्णा थाड़ी ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, बकरी जो सोजत ये राजस्थान से रिलेटेड है, और सुअर बांदा जो है ये बेसिकली झारखंड से रिलेटेड है। लेकिन हम बांदा यहाँ पर इसलिए दे रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश को समझकर आप न टिक कर दें। तो यहाँ पर है तो ये तीनों सही, ये सब शामिल किए गए हैं, लेकिन ये प्रश्न इसीलिए कंफ्यूज आप ना हो इसीलिए यहाँ पर रखा गया है।
ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो सवाल है, 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां पर किया गया? 10 से 12 फरवरी को हुआ, डेट भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। ये हुआ लखनऊ में, ये आप जान लीजिए, लखनऊ में। ये कानपुर करिए, कानपुर नहीं होता है। इसमें और 2-3 फैक्ट हैं। स्टेट लेवल पे तो लखनऊ में हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहला कौन सा डिस्ट्रिक्ट था जहां पर इसका आयोजन हुआ? तो ये था बाराबंकी। सबसे ज्यादा निवेश किसने आकर्षित किया? तो वो था झांसी, जिसने सबसे ज्यादा निवेश आकर्षित किया। अगला प्रश्न, तो इसका सही उत्तर लखनऊ हो जाएगा। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना किसके संयुक्त प्रयास से शुरू की गई? एनटीपीसी, गुजरात गैस लिमिटेड। ये दोनों तो सही हैं। उत्तर प्रदेश गैस लिमिटेड का, उत्तर प्रदेश में कोई गैस वैसे तो पाई नहीं जाती है, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है? ये बात है जनवरी की। जनवरी में ईट राइट ये प्रमाणन दिया गया था और ये वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन था। ये प्रमाणन जो दिया जाता है वो एफएफएसआई के द्वारा दिया जाता है। एफएफएसआई के द्वारा ये प्रमाण मिलने के बाद ये हो जाता है कि वहां पर आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो सब सही सामान मिलेगा, लेकिन गलती से भी मत खाइएगा। खा लेने के बाद में आपको डकारें आएंगी, उल्टियां होंगी, पेट खराब हो जाएगा, आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है। बड़े बड़े चूहे अपने टांगों में अच्छी अच्छी सामग्री लगा के दौड़ते रहते हैं, वही आपको रेलवे में खिला दिया जाता है। वहां पे जो पेंट्री कार होती है उसमें ये सब चीजें ध्यान नहीं रखी जाती है। ये अनुभव है जो मैं बता रहा हूं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो उत्तर प्रदेश का ये रेलवे स्टेशन ईट राइट प्रमाण प्राप्त कर चुका है। इसके अलावा आनंद विहार, छत्रपति शिवाजी, मुंबई सेंट्रल, बड़ोदरा, चंडीगढ़, भोपाल, उज्जैन, कई स्टेशन है जिनको मिला है। जनवरी तक का ये अपडेट था। अगला जो प्रश्न है, 8 जनवरी को पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। कितनी बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं? ये राज्यपाल थे, 2014 में राज्यपाल बने पश्चिम बंगाल के, 2019 तक ये गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल रहे। भारतीय जनता पार्टी के ये सदस्य थे, बड़े वकील थे और ये मंत्री भी रह चुके हैं। जनता पार्टी में ये मंत्री भी रह चुके हैं और वो समय है 1977 से 1979। और जब ये वहाँ के राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, तो इन्होंने बिहार, मेघालय और मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। 6 बार ये विधानसभा के सदस्य भी रह चुके थे। अगला जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस 2023 मनाया गया। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। इसका मुख्य विषय क्या था? इसका जो है मुख्य विषय क्या था ये आपको बताना है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के रूप में, पहले संयुक्त प्रांत के रूप में ये जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जो मान्यता मिली थी वो 24 जनवरी 1950 को मिली थी। तो वही ये डेट है। इस बार का जो विषय था निवेश और रोजगार, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की नई नीति के अनुसार विभिन्न कोर्सेज में दाखिला होगा। कोर्सेज में दाखिला के लिए जो नीति बनाई गई है उसके अंतर्गत प्रदेश स्तरीय मेरिट बनाने की बात की गई है कि अब स्टेट लेवल की मेरिट बनाई जाएगी और उसी से दाखिला दिया जाएगा। जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी जिसको जीएनएम बोलते हैं, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी जिसको एएनएम बोलते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज, तो ये सब प्रदेश स्तर के स्टेट लेवल की मेरिट बनाई जाएगी। उसी के आधार पर स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो नीति बना रही है उसी के आधार पर दाखिला इसमें देगी। अगला जो सवाल है, इंडो इजराइल ट्रामा कोर्स का आयोजन कहां पर किया गया? इंडो इजराइल जो ट्रामा कोर्स है इसको बीएचयू में आयोजित किया गया। 5 लोगों की यहाँ पे डॉक्टर्स की ये टीम आई थी इजराइल से। तो जब ऐसे कोर्स का आयोजन किया जाता है तो हम उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं। तो पीजीआई ट्रामा सेंटर, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये होगा बीएचयू ट्रामा सेंटर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बीएचयू ट्रामा सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। कहां पर? बीएचयू ट्रामा सेंटर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बीएचयू ट्रामा सेंटर में इसका आयोजन हुआ है। उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण कहां किए जाने का निर्णय लिया गया है? ये जो अस्पताल होगा ये सेना के लिए निर्मित किया जा रहा है और ये मेरठ और लखनऊ में इसका निर्माण किया जाएगा। कहां पर? मेरठ और लखनऊ में इसका निर्माण किया जाएगा। ये अस्पताल जो होगा वो
सैनिकों और सैन्य परिवार के लोगों के लिए बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराएगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के कितने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने जा रही है? अगर आईटीआई अपग्रेड हो जाए तो हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का जो काम हो रहा है, ये जो संकल्पना है, ये हमारी साकार हो सकती है बहुत अच्छे से, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन कोशिशें, जैसे चाइना ने कोशिशें की तो वहां पर हो गया, यूपी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि 150 जो आईटीआई है उनको हम अपग्रेड करें। 150 आईटीआई को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। तो जो युवा हैं उनको रोजगार लाभ मिलेगा, युवाओं को जो स्किल डेवलपमेंट है उसको वो प्रदान किया जाएगा। तो देखिए कहां तक इसमें सफलता मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। छतर मंजिल नवाब सादत अली खां, किसका निर्माण किसने कराया था? हुआ ये है 21 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश का जो पुरातत्व विभाग है उसने क्या किया है, इन जो ये लिस्ट दी हुई है, इन स्थलों को, 5 ऐसे स्थलों को, ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल में बदलने का प्रस्ताव रखा, तो शासन ने मंजूरी उसको दे दी। तो लखनऊ की छतर मंजिल, दूसरा रोशनउद्दौला की कोठी, कोठी गुस्तराने इरम और कोठी दर्शन विलास, इनको इसमें शामिल किया गया है ना, इनको इसमें शामिल किया गया। और एक है फरहद बख्श, फरहद बख्श जो इसमें दिया नहीं है, फरहद बख्श ये इसमें शामिल है। तो कोठी दर्शन विलास नवाब गाजिउद्दीन हैदर, कोठी गुलिस्तान इरम नवाब नसीरुद्दीन हैदर, रोशनउद्दौला की कोठी नवाब रसीदुद्दीन हैदर और छतर मंजिल नवाब सादत अली खां, ये सब सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। ये इन्हीं के निर्माणकर्ता थे जिनका नाम दिया हुआ था, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है? इसके अंतर्गत सड़क सुविधा में सुधार किया जाएगा और मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना जो है ये 2023-24 के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है इसके अंतर्गत, है ना। हमारे यहाँ पे शहरों में सड़कों की स्थिति बड़ी खराब है। मोहल्लों में आप जाएंगे तो देखेंगे पानी भरा है, उसी में भजभजाते हुए बाइक्स निकल रहे हैं, आप सफेद पैंट पहन के जा रहे हैं मारा छाप से, है ना। और कहीं वकील साहब लोगों के पड़ जाता है तो जान लो फिर वो तुरंत केस भी फाइल करते हैं, ये ध्यान रखिए। 17 नगर निगम है हमारे यहाँ, 200 नगर पालिकाएं, नगर पालिका परिषद है हमारे यहाँ, नगर पंचायतें लगभग 545, लगभग क्या 545 है। तो इन सब क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए ये बजट रखा गया है, ठीक है। जो सफेद कपड़े पे जब कीचड़ पड़ता है तो वास्तव में दिक्कत तो होती ही है। 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने टेक्सटाइल पार्क की स्थापना एवं भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें शामिल है लखनऊ का क्षेत्र, सीतापुर का क्षेत्र, हरदोई का क्षेत्र। टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है, तो टेक्सटाइल पार्क में एक लखनऊ और लखनऊ के साथ में दूसरा याद रखिएगा हरदोई, तो ये दो, तो लखनऊ का क्षेत्र, हरदोई का क्षेत्र, पहला और तीसरा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित संयंत्रों का उद्घाटन किया? ये दोनों संयंत्र आंवला और फूलपुर, अगर इनकी आप बात करेंगे तो ये काहे से संबंधित है? सबसे पहले तो ये आप जानिए, इफ्को के संयंत्र है, नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्रों की यहाँ पे शुरुआत की गई है, तो ये दोनों यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये लिक्विड यूरिया की बात हो रही है, लिक्विड यूरिया क्यों? लिक्विड यूरिया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है, लिक्विड यूरिया ज्यादा इफेक्टिव होती है, लिक्विड यूरिया मिट्टी में प्रतिकूल प्रभाव कम डालती है ना। लिक्विड यूरिया जितना भी तस्करी होती है, अगर सरकार सब्सिडी दे रही है, ये सारी चीजें कम हो जाती है। तो ये आगे ट्रेंड चल ही रहा है, तो यहाँ पर दोनों जगहों पर ये आंवला और फूलपुर दोनों सही हो जाएगा। 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान किस युवा मोटर बाइक रेसर को सम्मानित किया? ये बहुत छोटे से हैं, अभी 7 साल के थे तभी से रेसिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, अभी इनकी उम्र कुल 12 साल है और बहुत अच्छे ये मोटर बाइक रेसर है। इनका नाम है श्रेयस हरीश। ये कहाँ के हैं? श्रेयस हरीश बेंगलुरु के, तो इनको इन्होंने सम्मानित किया है पीएम ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित करने में ये पूछा जा सकता है। 9 फरवरी 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन थे इनके पहले, जरा बताइएगा।
अभी तो नियुक्त कर दिया गया ये फरवरी में न्यायमूर्ति प्रीतंकर दिवाकर को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके पहले कौन थे, है ना? इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कैसे की नियुक्त किए जाते हैं? केंद्र सरकार के इसमें कोई योगदान होता है कि नहीं? केंद्र सरकार सिफारिश करती है और नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति करते हैं। तो इसके पहले कौन थे, कमेंट करके आपको बताना है। अगला सवाल, सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कंपनी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोलर पावर मतलब ऊर्जा प्लांट या पावर प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कहां पर यह पावर प्लांट लगाया जाएगा जिसके लिए समझौता किया गया है? तो यह पावर प्लांट लगाया जाएगा कानपुर में। कहां पर? कानपुर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से यह सोलर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा। 3500 करोड़ रुपए की लागत से लगाया जाएगा। सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने यह समझौता किया है। अगला सवाल, 5 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर डीजी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका उद्देश्य क्या है? डीजी वैन क्या करती है? तो डीजी वैन का उद्देश्य है जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करना। आप वैन समझ के हमेशा चिकित्सा वाली वैन ही मत समझिएगा। डिजिटल इंडिया के बारे में भी जानकारी देने की जरूरत है। ई नैम, ई हॉस्पिटल, जेम पोर्टल, यूपीआई, उमंग, माई गॉव, डिजी लॉकर, ये सब समझे लोग। आरोग्य सेतु क्या है, साइबर सुरक्षित भारत कैसे विकसित हो पाएगा, ये सारी चीजें, क्योंकि सब लोग अब इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब लोग डिजिटलाइज हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में किस जिले का क्षेत्र शामिल है? अभी क्या हुआ है, दो जिले आप लीजिए, बुलंदशहर और दूसरा क्षेत्र खुर्जा। तो वहां 55 गांवों को क्या किया गया है, इन क्षेत्रों के 55 गांवों को यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ईडा में शामिल किया गया है। यह सूचना जारी की गई। यमुना वे एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 6 जिले का क्षेत्र आता है, 6 जिलों का। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा शामिल है। और छठा इसमें एक आप नोट कर लीजिए, आगरा यहाँ पे दिया नहीं है, बाकी सब सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दें। और ये प्रश्न है, 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने वाले 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? बात हो रही है ना हर घर जल, ये बात होती है ना, हर घर जल, टैप के द्वारा नल लगा के, मतलब टैप वाला नल लगा के हर घर जल। इसमें उत्तर प्रदेश ने खूब प्रयास किया है, लेकिन बावजूद इसके अभी सबसे आगे कौन सा स्टेट है? सबसे आगे है बिहार। बिहार के बाद में आता है महाराष्ट्र और फिर गुजरात। महाराष्ट्र के बाद में आता है गुजरात। और यूपी का जो स्थान है वो चौथा स्थान है, तो फोर्थ पे आता है यूपी। यहां पर 75 लाख लगाया गया है। बिहार में 1.58 करोड़ नल लगा दिए गए हैं। महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ऊपर लगाए गए। गुजरात में भी 91 लाख लगाए गए। इतना प्रयास करने के बावजूद भी ये अभी चौथे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान के द्वारा मशीन लर्निंग वाला रोबोट विकसित किया गया है? मशीन लर्निंग रोबोट किस संस्थान ने डेवलप किया है? ये प्रश्न पहले भी हमने कराया है। करंट अफेयर की जो हमारी पूरी सीरीज है, आप उसको देखिए, हजारों क्वेश्चन आपकी चुटकियों में तैयार हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, है ना। ये AKTU ने इसको डेवलप किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय ने इसको डेवलप किया है। मशीन लर्निंग तकनीक वाला जो रोबोट है, ये उंगलियों के इशारे पे चलता है। लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथ की उंगलियों में इसमें अलग अलग प्रोग्राम रखे गए हैं। विशेष रूप से जो विकलांग लोग हैं, जो दृष्टिबाधित लोग हैं, जो देखने में या किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं है, वो इस रोबोट की मदद से काम कर सकते हैं। तो ये रोबोट उनके लिए भविष्य में अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। उत्तर प्रदेश के मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 17 रुपये बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? पहले मजदूरी हुआ करती थी 213, 17 रुपये बढ़ा दी गई, तो अब मजदूरी कितनी हो गई? ये हो गई है 230 रुपये। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कितनी बढ़ाई गई, कितनी थी और कितनी हो गई, ये आपको याद रखना है। कोई 2 फैक्ट यहाँ पर याद रखिए, फिर आसानी से आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो सवाल है, किस टाइगर रिजर्व को बाघों के संरक्षण के बेहतर ढंग से प्रबंधन के लिए PTR NTCA की ओर से कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का दर्जा दिया गया है? ये उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है, इसलिए दिया गया। 2014 में टाइगर रिजर्व इसको जब घोषित किया गया, तो इसमें बाघों की संख्या मात्र हुआ करती थी 25। 6 सालों में यहाँ पे बाघों की संख्या बढ़ के हो गई 65। 2020 में जब आंकड़े जारी किए गए, तो
तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में संख्या हो गई थी 65। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ये कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ये एनटीसीए के द्वारा ये दर्जा दिया गया है। अगला सवाल जिसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत कितनी मोबाइल वेटरनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ और टोल फ्री हेल्पलाइन 1962 का शुभारंभ किया गया? ये शुभारंभ जो किया है वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 1962 है और इसी के साथ 520 वैन इसमें चलाई गई हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, राज्य सरकार ने प्रदेश के कितने प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को संरक्षित करने की घोषणा की है? इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने कहा है कि 18 स्थल हम संरक्षित घोषित करेंगे। 18 स्थलों का नाम आपको याद नहीं रहेगा, इसमें कई जिलों के स्थल है, झांसी का भी स्थल है, संत कबीर नगर का भी स्थल है, अलग अलग स्थल है, 2 जिलों के इसमें स्थल है, नहीं और भी जिले हैं, प्रयागराज का भी इसमें स्थल है, महोबा का भी इसमें स्थल है, फरुखाबाद का भी स्थल है, इटावा का भी स्थल है। लेकिन टोटल स्थलों का जो अगर आपसे नंबर्स पूछा जाए तो ये 18 है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया? 71वां ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स ये शुरू हुआ है लखनऊ में, वहीं पे उद्घाटन किया गया, तो समापन भी वहीं पे हुआ। ठीक है, तो ये हुआ कहां अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये लखनऊ में हुआ। 25 मार्च तक ये चला था, है ना। और इसमें विभिन्न राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय पुलिस बल, इन सब टीमों ने, लगभग 32 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। 1300 अधिक खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया था। नेक्स्ट अगला जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। वर्ष 2023 के अंत उत्तर प्रदेश, अंत तक कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में कितने प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल कराने का लक्ष्य रखा गया है? यानी कि दिसंबर 2023 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि ये निपुण हो जाएंगे। 44,000, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है ना। प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से ग्रेड 3 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मकता ये सब प्राप्त कर ले, ये सब लक्ष्य है उसमें। खैर आंकड़े ज्यादा इसमें है, काम बहुत कम है क्योंकि काम करने का टाइम है ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के 5 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। कौन सा इसमें शामिल है? 10 का समोसा 65 का मिलेगा, है ना। फ्रूटी पे भी टैक्स लग जाएगा, अलग से पैकिंग की जाएगी क्योंकि सुविधाएं प्राइवेट कंपनी की उसी टेंडर के द्वारा दी जाएंगी, प्राइवेट कंपनी की निगरानी में ये सब कुछ चलेगा। कौसाम्बी बस स्टेशन, लखनऊ का विभूति खंड बस स्टेशन, प्रयागराज का सिविल लाइन, गाजियाबाद का पुराना, आगरा फोर्ट बस स्टेशन सब इसमें शामिल होंगे। ऑल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव, सब इसमें शामिल होंगे क्योंकि अब सब कुछ दिया जा रहा है प्राइवेट कंपनीज को। प्राइवेट कंपनी अपने लाभ के लिए काम करती हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुविधाएं होंगी एयरपोर्ट की तरह होंगी, है ना। एयरपोर्ट की तर्ज पर इसको विकसित किया जाएगा। अगला जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो ये 7 जो स्थापित होंगे ये अलग अलग बात की गई है। गुजरात में होगा, तमिलनाडु में होगा, तेलंगाना में होगा, महाराष्ट्र में होगा, है ना, कर्नाटक में होगा, मध्य प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ होगा? हरदोई में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहां पर? हरदोई में। पीएम मित्र पार्क उत्तर प्रदेश में कहां? हरदोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। एकल अभिभावक की जिम्मेदारी निभा रहे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को कितने दिनों तक बाल्य देखभाल अवकाश सीसीएल सुविधा देने के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति व्यक्त की है? मान लीजिए किसी का तलाक हो जाता है, नहीं बैठता है, बीवी अलग चली गई, बच्चा इनके जिम्मे आया, तो क्या करेंगे? पुरुषों को भी तो बच्चे पालने पड़ते हैं। तो 730 दिनों का अवकाश देने का निर्णय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया है। यह अवकाश 18 साल तक अगर 2 बच्चे हैं तो उनकी परवरिश के लिए लिया जा सकता है। 18 साल के अंदर अगर वो बीमार पड़ते हैं, शिक्षा से संबंधित कोई समस्या आती है या उनके साथ रहना पड़ता है तो 18 साल तक ये अवकाश उपयोग कर सकते हैं, इसके बाद नहीं, क्योंकि 18 साल के बाद तो वो खुद शादी भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? एससी एसटी की जमीन को लेने पर डीएम की अनुमति जरूरी नहीं। टाउनशिप नीति में ये फेरबदल जो नए किए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है। पहले एससी एसटी की जमीन ली जाती थी तो डीएम की अनुमति लेनी पड़ती थी, अब नहीं है। चंडीगढ़ की तर्ज पर 36 विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और जो भी उबड़ खाबड़ या अनुपयोगी भूमि होगी उसको ग्रीन बेल्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये तीनों के तीनों प्रावधान
जो नई नीति है उसके अंतर्गत किए गए हैं। डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल, चर्चा में रहा शास्त्रार्थ क्या है? संस्कृत समाचार ऐप या और कुछ? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज है विंग क्रिश्चियन कॉलेज, जिसको ईसीसी के नाम से आप जानते हैं, और वहां पर संस्कृत के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनका नाम है आरुणेय मिश्र। तो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं और उन्होंने एक ऑनलाइन गेम ऐप बनाया है जिसका नाम है शास्त्रार्थ, संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप। खेल खेल में संस्कृत ये सिखाएंगे। भारतीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चर्चा में इसलिए रहा है 11 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर गए थे और वहां पर बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उन्होंने उद्घाटन किया था। कृषक सम्मेलन भी वहां पर आयोजित किया गया था, तो पेपर में ये न्यूज निकली थी। 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की इजाजत दी। अवस्थिति के अनुसार कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये 4 निजी विश्वविद्यालय क्या सही शहर के साथ दिए हुए हैं? वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहांपुर, टीएस मिश्रा लखनऊ, फारूक हुसैन आगरा, विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर, ये चारों सही हैं। उत्तर प्रदेश में कितने सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? कमेंट करके बताना। कितने स्टेट विश्वविद्यालय हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज, ये कमेंट करके बताना। और इसके अलावा और कौन कौन से प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं जो चल रहे हैं, उसको भी आपको बताना है ना। ये 4 तो अब नए हो जाएंगे, है ना। 2 साल के अंदर इन विश्वविद्यालयों की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और अगर इन्होंने औपचारिकताएं पूरी नहीं की तो निरस्त कर दिया जाएगा। ये सभी शामिल है। क्यों नहीं पूरी करेंगे? इतना पैसा लगाए हैं, पैसा कमाना है तो पूरा ही करेंगे। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत कितने वर्ष पुराने वाहनों पर कार्रवाई की जानी है? इसके अंतर्गत जो सरकारी वाहन है सबसे पहले वहीं से शुरू किया जा रहा है। जो 15 वर्ष पुराने 15 ईयर ओल्ड जो सरकारी वाहन है वहीं से इसकी शुरुआत हो रही है। 15 साल पुराने जो वाहन है उनको सबसे पहले हटाया जाएगा। अब गवर्नमेंट ईवी पे विचार कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकारी वाहनों को इससे रिप्लेस किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य की पहली खेल नीति 2023 किस तिथि को इसको हरी झंडी दी गई है? पहली खेल नीति है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हरी झंडी दी गई है 10 मार्च 2023 को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट स्पोर्ट एंड स्पोर्ट्स पर्संस एंड स्पोर्ट कल्चर, तीनों इसके मोटिव हैं। केवल खिलाड़ी ही नहीं प्रमोट होंगे, यहाँ पे कल्चर भी ये डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो सवाल है, डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। ये अध्यक्ष बनाए गए थे, एक रिटायर्ड जस्टिस थे राम अवतार सिंह। ये बनाया गया था दिसंबर 2022 में, इसको सेटअप किया गया था और ये 9 मार्च 2023 तक इसने रिपोर्ट सौंप दी अपनी। और इसमें जो बातें की गई वो अब आप सब जानते ही हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे कभी कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मामला जो था वो क्या था ये आप समझ सकते हैं। 9 मार्च 2023 को निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जो इसने रिपोर्ट सौंपी, वो किसको सौंपी? तो आदित्य नाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको सौंपी है। निकाय चुनाव के लिए नगर निकाय जो विकास विभाग है उसके द्वारा जो आरक्षण सूची जारी की गई थी तो उस पर आपत्ति जताते हुए लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी और इस आधार पर हाई कोर्ट ने बिना आरक्षण के ही चुनाव कराने का निर्देश दिया था। उसी पर ये जो समिति है उसका गठन किया गया था, ये आयोग गठित किया गया था, तो इसने अपना काम किया और उसके बाद में अब चुनाव होने जा रहे हैं, आप जानते ही हैं। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब आप दें। 100 साल पुराने उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन की नींव किसने रखी थी? सरकार सोच रही है कि 2027 तक हम नया एक विधानसभा भवन बना दें, क्योंकि ये पुराना हो गया है, 100 साल पुराना हो गया है। कहीं दीवार वाल गिर गई, छत वत गिर गया तो क्या होगा? बड़ा सा हॉल है, ठीक है, बैठते हैं लोग, ऑफिस को भी अब बाहर लेके जाया जाता है। बात है ये 1922 की, उस समय गवर्नर हुआ करता था स्पेंसर हार्टकोट बटलर, उसने इसकी नींव रखी थी और 6 साल लगातार काम चला था। 1928 में जाके ये बन पाया था, ये शुरू हो पाया था। तो ये 1922 से अभी तक ये काम में आता रहा है। अब इसको 2027 में कहा जा रहा है कि हम नया बना लेंगे और उसमें शिफ्ट कर देंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4 और जिलों संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही, ये 4 जिले हैं जिनकी बात हो रही है, उसमें किस जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया। यानी कि पहले और जिलों में इनको दर्जा मिला हुआ था, लेकिन अब जो है क्या है, इन 4 जिलों में भी इनको दर्जा मिल जाएगा, इनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा अनुसूचित जनजाति का, और ये जनजाति है गोंड। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। गोंड जनजाति, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, ये सब उसी की उपजातियां हैं। इनको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर दिया जाएगा, इनको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, तो जो आरक्षण का लाभ है, जो भी योजनाएं हैं, उनका लाभ ये उठा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करके निम्नलिखित में से किसे पीछे छोड़ दिया। अभी तक योगी आदित्यनाथ सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। अभी एक सत्र इन्होंने पूरा किया, फिर 25 मार्च 2022 को फिर से नए सत्र के लिए जब आगाज हुआ तो 1 साल और पूरा कर लिया है। इसके पहले 5 वर्ष और 345 दिनों तक 1954 से 1960 के बीच में डॉक्टर संपूर्णानंद सबसे ज्यादा समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहे थे। इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो फैक्ट है ये कतई ये नहीं कह रहा है कि 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री मायावती रह चुकी हैं तो योगी आदित्यनाथ कैसे हो जाएंगे। यहाँ लगातार सत्र की बात हो रही है, यानी कि एक सत्र पूरा किया फिर दूसरा सत्र पूरा किया, है ना। मुलायम सिंह यादव भी लगातार 3 साल 257 दिन से ज्यादा नहीं रहे हैं, ठीक है। अखिलेश यादव 5 साल 4 दिन रहे हैं, अखिलेश यादव 5 साल 4 दिन रहे हैं, लेकिन सबसे लंबा सत्र लगातार इन्हीं का हो गया, योगी आदित्यनाथ का। इसके पहले डॉक्टर संपूर्णानंद का था। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में फिल्म सिटी के साथ ही अब रीजनल फिल्म सिटी कहां पर खोलने की योजना है। तो नोएडा में तो फिल्म सिटी ठीक है बनी रही है, एक रीजनल फिल्म सिटी बन रही है गोरखपुर में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वेब सीरीज वगैरह शूट करना होगा, आप लोगों को बनाना होगा, तो जाइएगा यहाँ पर आराम से बढ़िया बनाइएगा। वैसे भोजपुरी के लिए तो ये ज्यादा यूज की जाएगी। 500 करोड़ रुपए इसके लिए भी आवंटित किए गए हैं। अगला जो सवाल है, अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश में किस राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। पहले इसके पास राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा था, चुनाव आयोग ने कई पार्टियों के राज्य स्तरीय दर्जे इस बीच में छीने हैं। आपको उसकी सूची तैयार रखनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ये सूची है उसमें से कौन बाहर हुआ है, तो राष्ट्रीय लोकदल बाहर हुआ है। 8 सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा अपना खो दिया है। और इसको क्यों खोया है, क्योंकि इसको जो वोट का परसेंटेज था वो बहुत कम मिला है, केवल 2.85% वोट मिले हैं, जबकि कम से कम 6% वोट इसको मिलने चाहिए थे। अन्य भी सूचियां हैं, उसको ध्यान रखिएगा, व्याख्या में हमने दे रखा है। अगर इस करंट अफेयर को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर जाके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं करंट अफेयर के सेक्शन में। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय लोक दल। अगला जो प्रश्न है, हाँ एक चीज और मैं बताऊं, भारत राष्ट्र समिति ने भी खोया है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने खोया है, बहुजन समाज पार्टी ने खोया, यूपी में इसने खोया है, बाकी इन सब ने, ये आंध्र प्रदेश में इसने खोया है, ठीक है, इसने आंध्र प्रदेश में खोया है, ऐसे पश्चिम बंगाल में किसी ने खोया है। तो ये यूपी में जो पूछा जा रहा है, यूपी का ये ध्यान रखना है आपको कि यूपी में किसने खोया है। तो यूपी में इसने खोया है राष्ट्रीय लोकदल ने। प्रश्न सही से पढ़ा करिए। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गेहूं खरीद नीति के तहत वर्ष 2023 में कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद को मंजूरी प्रदान की। बहुत सारे माध्यम से 3-4 तरीके हैं इनके गेहूं खरीदने के, गवर्नमेंट खरीदती है, सहकारी समितियों का इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है। इन्होंने गेहूं खरीद दर 2125 रुपए प्रति क्विंटल कहिए, चाहे 21 रुपए 25 पैसे प्रति किलो कहिए, यहाँ पर क्योंकि प्रति क्विंटल की बात की गई है तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। इतना रुपया इन्होंने रखा, लेकिन इस बार आमद हो नहीं रही है गेहूं की, क्योंकि प्राइवेट जो गेहूं है वो ठीक ठाक रेट पे बिक जा रहा है, 10-20-50 रुपए का अंतर है। यहाँ पर वो पता नहीं क्या क्या काटते हैं, बोरा ढुलाई और पता नहीं क्या क्या, तो इसमें कोई जा नहीं रहा है और पैसे भी बाद में मिलते हैं। देश का पहला मेडिकल सिटी कहाँ पर बसाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सब जगह से अलग अलग जो चीजें हैं उससे प्रेरणा ली। बेंगलुरु की तर्ज पे IT सिटी, महाराष्ट्र की तर्ज पे मेडिकल सिटी, बेहतर शिक्षा के लिए एजुकेशन सिटी, ये सब बनाने जा रही है। महाराष्ट्र की तर्ज पे जो मेडिकल सिटी बनाने की योजना है उसमें 200 से 300 एकड़ जमीन यहाँ पे लाके पूरे भारत और विश्व स्तर पे जो प्लेयर है उनको लाके यहाँ पर अवसर दिया जाएगा। वैसे देश का जो पहला मेडिकल सिटी है वो लखनऊ में नहीं बनने जा रहा है या उत्तर प्रदेश में नहीं, ये बन रहा है इंद्रायणी में। इंद्रायणी पड़ता है महाराष्ट्र में, यहाँ पे बन रहा है और उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी डेवलप किया जाएगा, ठीक है। वैसे 2016 में जब अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी तो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट के समय यहाँ पर IT सिटी शुरू किया गया था। IT सिटी में 5000 लोगों को रोजगार भी मिला था,
लेकिन ये गवर्नमेंट कह रही है वो पर्याप्त नहीं है, हम तो और बढ़ाएंगे। खैर देखिए आगे ये क्या करते हैं। अगला जो सवाल है, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और राज्य संग्रहालय लखनऊ, इन्होंने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जो है ये कहां पर स्थित है, कोलकाता में है कि लखनऊ में है कि नई दिल्ली में है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ये जो समझौता हुआ है वो क्या करेगा, जनता के बीच पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा की दिशा में काम करेगा। लेकिन ये है कहां, तो आप ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में। एक एमओयू पे हस्ताक्षर इन लोगों ने किए हैं। अगला जो सवाल है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के अंतर्गत विजेता ग्राम पंचायतों का उनके जिले से सही सुमेलित युग्म कौन सा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार इनको दिया है, छोटी बात नहीं है। हसुंदी औसानपुर और मिलक अमावती, ये सिद्धार्थनगर में, ये मुरादाबाद, दोनों सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों सही हैं। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार जीता है। जो ये हसुंदी औसानपुर है इसको दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिला है, और जो मिलक अमावती है इसको एसडीजी विषयों और हरित पहल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। लेकिन दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में पुरस्कृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गोरखपुर जिले में प्रदेश के पहले महिला विश्वविद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है और ये रियल एस्टेट कंपनी शोभा डेवलपर के द्वारा संचालित किया जाएगा। 100 एकड़ की जमीन उत्तर प्रदेश सरकार इनको दे रही है, कह रही है बनाओ भैया विश्वविद्यालय, 100 एकड़ की जमीन हम तुमको दे रहे हैं। 700 करोड़ रुपए का ये पैकेज है। लेकिन इसको कर कौन रहा है, प्राइवेट कंपनी शोभा डेवलपर के द्वारा इसको संचालित भी किया जाएगा, निर्माण भी किया जाएगा। ठीक है, गोरखपुर जिले में बनेगा, पहला महिला विश्वविद्यालय होगा प्रदेश का। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, दोनों यहां पर सही हो जाएंगे। अगला सवाल जिसका जवाब, पीएम गति शक्ति योजना के तहत वाराणसी प्रयागराज के बीच में एक नए क्रूज संचालन के जरिए किन स्थलों को जोड़े जाने की योजना है। किनको जोड़ा जाएगा, चुनार का किला, मां विंध्यवासिनी धाम, सीता समाहित स्थल, इन तीनों को जोड़ा जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ा जाएगा। पीएम गति शक्ति योजना के तहत क्रूज सेवा जो है, जल मार्ग प्राधिकरण जो है, उसने वाराणसी प्रयागराज के बीच में सर्वे पूरा करके चलाने का निर्णय किया है। तो इनको जोड़े जाने का इनका क्या है, ये योजना बनाई गई है। और अगर ये ट्रायल सफल रहा तो धीरे धीरे और जलयान संख्या बढ़ा दी जाएगी। वैसे NH1 पे ये पढ़ते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। पहले इसमें माल वाहक की केवल बात की जाती थी, अब सैलानियों को भी चलाया जाएगा, तो रोड का ट्रैफिक भी कम होगा। उससे ज्यादा यह है कि पर्यटन की सुविधा इसमें ज्यादा डेवलप होगी। जातालाब तहसील के गंजारी में 32 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। ये किस जिले में स्थित है, जातालाब तहसील गंजारी में 32 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो अगर आपको पता है जातालाब तहसील कहाँ है तो आप बता लेंगे, गंजारी कहाँ है तो आप बता लेंगे। तो ये तहसील पड़ती है वाराणसी में, वहीं पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर होगा। गवर्नमेंट अब कहाँ कुछ करती है। किस चिकित्सा विज्ञान संस्थान ने न्यूरोलॉजी विभाग के 2 चिकित्सकों को अमेरिकन एकेडमिक न्यूरोलॉजी द्वारा AAN अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाए। किस संस्थान की ये 2 चिकित्सक हैं। इन चिकित्सकों का नाम भी मैं आपको बता दूं। एक चिकित्सक जिनका नाम है इसमें डॉक्टर अभिषेक पाठक और दूसरे हैं डॉक्टर आनंद। तो अभिषेक और आनंद ये दोनों लोग हैं BHU के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा गीले कूड़े से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने वाले प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास किया। गीले कूड़े से CNG बनाई जाएगी और ये शिलान्यास जो किया गया है ये पड़ता है गोरखपुर जिले में। एक तहसील है सहजनवा, वहां का इंडस्ट्रियल एरिया भी है ना, तो सहजनवा में एक गांव पड़ता है सुथनी, ए ऑप्शन पे दिया है सुथनी गांव। ठीक है, तो वहां पर इसका वर्चुअली शिलान्यास इन्होंने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत ग्रामीण जो रूरल एरिया है वहां पर 1 हार्स पावर कनेक्शन पर फ्लैट रेट कितना होगा, यानी कि जो हैंडलूम है उसको प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसमें जो अर्बन एरिया है वहां पर 1/2 किलो का आप लेंगे तो आपको 400 रुपये, 1 किलो का 800 रुपये। और जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में अगर आप हाफ ले रहे हैं, हाफ पैक मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर हाफ की जो बात हो रही है वो हाफ की उसमें हार्स पावर की बात हो रही है, तो यहाँ पर 300 रुपये और यहाँ पर अगर 1 का लेंगे तो यहाँ पे 600 रुपये। तो यहाँ 1 यानी कि 600 रुपये ये रखा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद नैक ने किस विश्वविद्यालय को नैक A+ ग्रेडिंग प्रदान की है? कौन सा विश्वविद्यालय है? अच्छा बताइए, ये विश्वविद्यालय कहाँ है? मैं बता दे रहा हूं, ये विश्वविद्यालय है अलीगढ़ में, और ये है मंगलायतन विश्वविद्यालय। इसको नैक A+ की ग्रेडिंग प्रदान की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट अलंकार के तहत किस जिले के 7 राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में कारपोरेट स्कूल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी? इनका प्रोजेक्ट अलंकार चलाया गया है और उसके तहत इस जिले के 7 स्कूलों का चयन किया गया है, और ये स्कूल है कहां पर? वाराणसी में। 2 ही जगह तो यहाँ पर सब कुछ हो रहा है इस समय, एक वाराणसी, दूसरा गोरखपुर, एक से CM, एक से PM। ठीक है, तो जान रहे हैं आप, यहाँ पर खेल, प्रयोगशाला, सब कुछ, मल्टीपर्पज हॉल, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, सब कुछ डेवलप की जाएंगी। बिल्कुल लगेगा कारपोरेट स्कूल है कोई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5 रेलवे स्टेशनों को अब एयरपोर्ट जैसी सुविधा, खैर ये कही जा रही है, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं ऐसी हो नहीं जाएंगी, हाँ कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ दिया जाएगा। ये कौन सा जिला है जहाँ के 5 स्टेशन? 5 स्टेशनों का नाम मैं आपको बता दूं, इसमें एक स्टेशन है मनकापुर, दूसरा है कटरा, तीसरा है बभनान, चौथा है करनैलगंज, और एक है 5वां छपिया, और ये सब पड़ते हैं गोंडा में। इन स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में सेरीकल्चर रेशम कीट पालन मेले का उद्घाटन किया है? किस जिले में किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है वहीं पर जहां से योगी आदित्यनाथ जी हैं, और ये है गोरखपुर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। योगीराज बाबा गंभीरनाथ सभागार में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया, और वहीं पर इन्होंने ये रेशम कीट पालन के लिए ये जो मेला था उसका, सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन वहीं पर किया था। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। वन वर्ल्ड टीबी समिट के संबंध में सत्य कथन चुनिए। 24 मार्च को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया गया। ध्यान से पढ़िएगा। 2001 में स्थापित स्टाफ टीबी पार्टनरशिप संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाला संगठन है जो कि टीबी से प्रभावित लोगों के लिए काम करता है। दूसरा सही है। वर्ल्ड लेवल पे टीबी को हटाने की 2030 में बात हो रही है, लेकिन इंडिया ने कहा है कि हम तो 5 साल पहले ही करके दिखा देंगे, 2025 में। पहला इसमें गलत है, दूसरा इसमें सही है। पहला गलत इसलिए गोरखपुर नहीं, ये किया था इन्होंने वाराणसी से, तो पहला ये गलत हो गया, तो केवल 2 सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, 23 मार्च 2023 को लखनऊ में लॉन्च उत्तर प्रदेश गुणवत्ता मिशन के प्रमुख स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? इसमें 4 स्तंभों की बात की गई है, 4 पिलर है उत्तर प्रदेश गुणवत्ता मिशन के। इन 4 पिलरों की अगर बात की जाए तो इसमें एक जो है MSME है, एक है $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए अर्थव्यवस्था में जो गुणवत्ता की बात होती है ना, चालक के रूप में गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा है, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये भी इसमें है, स्वास्थ्य सेवा भी है, MSME है, लेकिन समावेशी आर्थिक विकास की बात इसमें नहीं की गई है। तो चौथा एक इसमें क्या है, चालक के रूप में गुणवत्ता, अर्थव्यवस्था के चालक के रूप में गुणवत्ता, ये 4 पिलर है। पहले की बात इसमें नहीं हुई है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 के अनुसार 13 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में बेचे और पंजीकृत, केवल बेचे नहीं, अगर बेचे अलग से गए, पंजीकरण यहाँ, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा है, तो बेचे और पंजीकृत दोनों इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैक्स छूट दी जाएगी। क्या ये सही है? यानी कि कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप वाहन खरीद रहे हैं तो जो भी उनका फैक्ट्री मूल्य होगा, उस फैक्ट्री मूल्य पे 15% की सब्सिडी की भी बात की गई है। दोनों बातें यहां पर सही है, और उद्देश्य इसका केवल एक है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा सके, इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनको ज्यादा से ज्यादा बेचा जा सके, जिससे कि डीजल और पेट्रोल जो वाहन है वो, वैसे भी अब डीजल वाहनों को बिल्कुल साफ किया जा रहा है, अब पेट्रोल और जो CNG इन्हीं की बात चल रही है, साथ में EV, और गवर्नमेंट अपने वाहन को तो अपग्रेड करने जा ही रही है। SDR की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे धनवान मुख्यमंत्री हैं? यहां पर यह प्रश्न दिया जा रहा है, तो यहां पर योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं दिया गया है। मैं इसलिए इसको प्रश्न को करा रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ इसमें धनवान मुख्यमंत्री नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, सबसे धनवान जो मुख्यमंत्री है वो जगमोहन रेड्डी है। जगमोहन रेड्डी भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री, कहां के मुख्यमंत्री हैं? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू आते हैं, पेमा खांडू। फिर उड़ीसा के नवीन पटनायक 63 करोड़ की संपत्ति के साथ ये भी हैं।
है ना। वैसे इस समय भारत में देखा जाए तो केवल एक महिला मुख्यमंत्री है, वो है वेस्ट बंगाल की, कौन, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के अकाउंट में केवल 15 लाख रुपए, मतलब टोटल जो संपत्ति है उनकी 15 लाख की, ये 15 लाख रुपए पाए गए। बाकी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये आंकड़े हैं यही है। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किए गए हैं? पहली बार ऐसा किया गया है। ये कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहां पे पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किए गए हैं? इसका नाम है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य नया क्षेत्र है जहां बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य मिले हैं। सुहेलवा और सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ पे टाइगर डिटेक्टेड ग्रिड में इसको जोड़े जाने की बात की जा रही है, मतलब कि इसको जोड़ा गया है। 3 बाघ टाइगर रिजर्व में देखे गए हैं। 3 बाघ ये टाइगर रिजर्व में अभी यूपी में देखे गए, वो रानीपुर है, रानीपुर, है ना। आमतौर पर रानीपुर क्षेत्र कहां पर है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के बीच में आपको ये मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में स्थित जो टाइगर रिजर्व जो है वहां पर अगर कुछ होता है तो हमारे यहाँ के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाघ जनगणना जब 2018 की गई तो उसमें उत्तर प्रदेश में 173 बाघ पाए गए। 173 बाघों का अनुमान लगाया गया कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 173 बाघ हैं। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, इसमें ये पाए गए। अब सुहेलवा में भी अगर ऐसा हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि और भी हो सकता है संख्या बढ़ जाए। अगला जो प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का न्याय पहुंचाने में? कौन सा राज्य कितना आगे है इसकी बात हो रही है। तो सबसे आगे तो रहा कर्नाटका। कौन सा राज्य रहा? कर्नाटका, ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा। और कर्नाटका के बाद में दूसरा तमिलनाडु रहा और तीसरे स्थान पर तेलंगाना रहा। तमिलनाडु और फिर रहा तेलंगाना। उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो स्थान रहा है 18वां। उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है 18वां। यहाँ पे चौथे पे गुजरात आ जाएगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात। उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है 18वां। लेकिन 1 करोड़ से कम आबादी वाले छोटे राज्यों की बात की जाए तो सिक्किम सबसे शीर्ष पे रहा है। और सिक्किम के बाद में सेकंड स्थान पे रहा है अरुणाचल प्रदेश। 2 स्थान तो कम से कम याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। और तीसरे स्थान पर रहा है यहाँ पर त्रिपुरा। तीसरे स्थान पर क्या रहा है? त्रिपुरा। तो ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो 18वां रहा है। अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से बनारस की किस वस्तु को जीआई टैग नहीं मिला है? जीआई टैग सबसे पहले किसको मिला था? जो दार्जिलिंग की चाय है, 2005 में इसको जीआई टैग दिया गया था। बनारस की बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग इस बार दिया गया है। पान, आदमचीनी चावल, रामनगर भंटा यानी कि बैंगन, भाटा जिसको कहते हैं। बलुआ पत्थर को नहीं दिया गया है, बाकी सबको इसमें दिया गया है। और बनारस का जो लंगड़ा आम है, और ये मतलब इसके साथ अगर देखा जाए तो काशी, मतलब ये पूरा देने के बाद काशी क्षेत्र में 22 जीआई टैग वाली वस्तुएं हो गई हैं। 22 ऐसी वस्तुएं हो गई हैं। और इसी के साथ जो, जैसे अभी इसमें आपसे पूरी सूची पूछी जाएगी, जैसे चुनार बलुआ पत्थर, इसको भी मिला है। चुनार का ये बलुआ पत्थर है। गोरखपुर को टेराकोटा शिल्प, बनारस की जरदोजी को, बनारस के हैंड ब्लॉक प्रिंट को, बनारस लकड़ी की नक्काशी को, ये सब दिया गया है। तो आप ये सारी चीजें ध्यान रखें, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। बनारस की लाल भरवा मिर्च, बनारस की ठंडई, बनारस का लाल पेठा, तिरंगी बर्फी, ये सब अभी वेटिंग लिस्ट में है। अभी जल्दी ही अगले महीने इनको शामिल किया जाएगा, अगले महीने तक इनको शामिल कर लिया जाएगा। तो ये वेटिंग लिस्ट में है। तो इस वर्ष 11 वस्तुओं को जीआई प्रमाणीकरण दिया गया है। 7 ओडीओपी और 4 काशी क्षेत्र के उत्पाद इसमें है जो राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी देखा जाए तो हमारे यहाँ सबसे इस वर्ष सबसे ज्यादा केरल को दिया गया है। 2023 में अभी तक केरल को सबसे ज्यादा जीआई टैग दिया गया। 2022 में यूपी। अच्छा बताइएगा, यूपी में टोटल कितनी जीआई टैग वाली वस्तुएं हो गई हैं? इसको आप कमेंट करके बताइएगा। और ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे करंट अफेयर के ऐसे ही सेशन आप देखते रहें। हमारे और बहुत सारे सेशन हैं जिनका लाभ आप उठा सकते हैं अपने एग्जाम्स में। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लोगों तक पहुंचाएं। मन करे तो लाइक करके जाएं, अगर पसंद आता है तो। थैंक यू सो मच।